Good evening students, welcome to Agriculture Vision. Today we are going to study about गुहिल डायनेस्टी। जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि गुहिल डायनेस्टी जो है उसका क्या बेस रहा, क्या जानते हैं हम हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ की जो स्टार्टिंग जो फाउंडेशन है वो लास्ट वीडियो में हमने की थी। और अभी जो मेवाड़ की एक मेन डायनेस्टी रही है गुहिल डायनेस्टी, उस गुहिल डायनेस्टी का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि गुहिल डायनेस्टी में क्या था। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ गुहिल्स। सबसे पहले जैसे हमने हर डायनेस्टी में पढ़ा, यहाँ पे भी अगर सबसे पहले किसी डायनेस्टी को पढ़ना है तो उसमें पढ़ना पड़ता है कि डायनेस्टी का ओरिजिन क्या रहा। तो ओरिजिन ऑफ गुहिल डायनेस्टी, ओरिजिन ऑफ गुहिल डायनेस्टी। गुहिल डायनेस्टी आई कहां से, गुहिल डायनेस्टी के बारे में क्या क्या एविडेंसेस आपको मिलते हैं कि आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, कौन क्या कहता है इसके बारे में, वो सारी बातें जो है वो हम ओरिजिन के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से हिस्टोरियन इसके बारे में अपने क्या क्या व्यूज बताते हैं गुहिल डायनेस्टी के बारे में। तो उसी सिलसिले में अभी अपन पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ गुहिल डायनेस्टी। समझ में आई? गुहिल डायनेस्टी के बारे में जो सबसे पहला अपने को व्यू मिलता है, जो सबसे पहली बात मिलती है कि किसी ने गुहिल डायनेस्टी के बारे में कही थी, तो वो अपने को मिलती है अबुल फजल की। किसकी? अबुल फजल। अबुल फजल क्या कहता है गुहिल डायनेस्टी? पाड़ो बहुत है, तो हाथ काम करो। अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ एम्परर ऑफ ईरान नौशेरवा। अबुल फजल उनको डिसेंडेंट्स ऑफ क्या बताता है? वंशज बताता है। किसके? डिसेंडेंट्स ऑफ ईरानी एम्परर। वो कहता है ईरान के एक बादशाह थे, ईरानी बादशाह हुआ करते थे, नाम था नौशेरवा, और इनके जो वंशज हैं वो गुहिल कहलाए। ये कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। तो अबुल फजल का जो व्यू है वो है डिसेंडेंट्स ऑफ ईरानी एम्परर नौशेरवा। ठीक है, इसके बाद में अपने महाकवि जिन्होंने लिखा वीर विनोद। वीर विनोद किसने लिखा? कमेंट करो फटाफट। वीर विनोद कौन लिखियो, जल्दी करो, बताओ बताओ बताओ। सीटी माओ को वीर विनोद किसने लिखा था? वीर विनोद लिखते हैं कविराज श्यामल दास। कविराज तो लगाइयो चाहे ना लगाइयो, पर नाम याद रखना श्यामल दास। वीर विनोद लिखते हैं कविराज श्यामल दास। और श्यामल दास क्या कहते हैं? श्यामल दास गुहिल्स के बारे में श्यामल दास कहते हैं का किसमें? वीर विनोद में श्यामल दास ये लिखते हैं दे केम फ्रॉम वल्लभी। गुहिल्स के लिए कहते हैं दे केम फ्रॉम वल्लभी। ये कौन कहता है? ये कहते हैं कविराज श्यामल दास। वीर विनोद उनकी जो बुक है उसके अंदर ये कहते हैं। और इसी का सपोर्ट कौन करता है? डेडर, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड इस व्यू को सपोर्ट करता है। कर्नल टॉड भी कहता है हाँ जी सही बात है, श्यामल जी वल्लभी से ही आए थे। ठीक है, वैसे तो कहने की बात यह है कि श्यामल दास और टॉड ये दोनों का एक ही व्यू है कि वल्लभी से आए थे। और तीसरे गोचेबाज डी.आर. भंडारकर। आपको गोचो लेर तैयार रहा था ना, हर बारी बतायो कोई भी मामला हो भंडारकर को गोचो तैयार है, बोलो तोड़ूंगा। ये कहते हैं नहीं, आनंदपुर। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो क्या रहा। डी.आर. भंडारकर क्या बताते हैं गुहिल्स के बारे में? आनंदपुर। ये कहते हैं श्रीमान आनंदपुर से आए थे गुहिल, कोई वल्लभी से नहीं आया था, ना कोई नौशेरवा से उनका ताल्लुक है। इन सब बातों का खंडन करते हुए डी.आर. भंडारकर कह देते हैं भाई साहब आनंदपुर से आए थे, मुझे पता है। ठीक है, और एक एकलिंग महात्म्य लिखा गया है, ये भी बुक है, बुक का नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य क्या कहती है? एकलिंग महात्म्य और एक और है इसी के साथ, इसी से रिलेटेड उसी जगह
कुंभलगढ़ कमेंडेशन यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, याद रखियो, कुंभलगढ़ कमेंडेशन या कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इन दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, क्या? इन दोनों के अंदर क्या बात लिखी हुई है? एकलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ कमेंडेशन, इसके अंदर यह लिखा गया है, ये उनको जो गुइल डायनेस्टी है उसको इट रिलेट्स गुहिल्स टू, ये संबंध स्थापित करते हैं गुहिल्स का, किसके साथ में? ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ आनंदपुर। इट रिलेट्स गुहिल्स टू ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश जो था, या ब्राह्मण जीनियोलॉजी भी लिख सकते हो, पर डायनेस्टी ज़्यादा बेटर है। डायनेस्टी का मतलब वंश ही होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि राजाओं के लिए यूज किया जाए, किसी का भी वंश जो है वो डायनेस्टी हो सकता है। तो ये कहते हैं रिलेट्स गुइल्स टू ब्राह्मण डायनेस्टी, कहाँ की? ये भंडारकर, इस भंडारकर वाली बात को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ आनंदपुर, कहते हैं जी सही बात है, ये आनंदपुर से आए थे और आनंदपुर के ब्राह्मण थे। ये किस में लिखा हुआ है? एकलिंग महात्म्य के अंदर। और इस ब्राह्मण वाली बात पे एक और बंदे हैं जो एग्री होते हैं, कौन कौन? एक तो आपनो नैण सी, मुंह नोत नैण सी, एक तो है मुंह नोत नैण सी, और दूसरा है गोपीनाथ जी शर्मा, डॉक्टर जी एन शर्मा, के नाम है डॉक्टर जी एन शर्मा। ये क्या कहते हैं? मुंह नोत नैण सी और डॉक्टर जी एन शर्मा, ये बोथ ऑफ दे एग्री ऑन आनंदपुर, ये इस विचार पे सहमत हैं, एग्रीज ऑन आनंदपुर। ये कहते हैं हाँ जी आनंदपुर पे हम भी सहमत हैं, आनंदपुर से ही आए थे, ये इस चीज के ऊपर सहमत हो जाते हैं, आनंदपुर और ब्राह्मण। तो ये कह देते हैं हाँ जी आनंदपुर वाले पंडित जी थे, हम भी यही कहते हैं। तो इससे जो ब्राह्मण से रिलेशन है उसको थोड़ा सा, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है। और गुइल डायनेस्टी का जो रूल है, रूल कब से शुरू होता है? रूल बिगिंस फ्रॉम 7th सेंचुरी। ये 7th सेंचुरी से कहते हैं कि शुरू होता है, एंड रिमेन्स टिल इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता तक यानी 1947 यही रूल रहता है अपने। ये डायनेस्टी जो है ये शासन कर रही थी। तो रूल बिगिंस फ्रॉम 7th सेंचुरी एंड रिमेन्स टिल इंडिपेंडेंस, इसमें क्या हो गया? ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये इसको कहा जाता है मोर एंशिएंट डायनेस्टी। क्या कहा जाता है? मोर एंशिएंट डायनेस्टी। देन, मोर जब लग गया तो देन लगेगा, एनी अदर डायनेस्टी ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड। कहते हैं अगर सबसे पुरानी कोई डायनेस्टी है जिसके बारे में पढ़ने को मिलता है वो गुइल डायनेस्टी है, तो ये कहा जाता है मोर एंशिएंट डायनेस्टी देन एनी अदर डायनेस्टी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। और क्या है इसकी खासियत? एक इसी से रिलेटेड एक और बात है, ओनली डायनेस्टी इन द वर्ल्ड, ओनली डायनेस्टी इन द वर्ल्ड which ruled on a single state for long period। एकमात्र डायनेस्टी है जिसका लंबे समय तक एक ही जगह पे राज रहा, एक ही स्टेट के ऊपर इनका जो है शासन रहता है, ये विश्व के अंदर है। दूसरी, उसके बाद में जब मुगल आते हैं तो मुगलों के लिए ये कहा गया है नो वन वाज एबल टू बी स्टेबल बिफोर मुगल्स। मुगलों के आगे कोई नहीं ठहरता था, मुगलों ने सबको हिला के रख दिया था। ये कहा जाता है नो वन वाज एबल टू स्टे, या
टू स्टे बिफोर मुगल्स, या आप कह सकते हैं नो वन वॉज एबल टू बी स्टेबल बिफोर मुगल्स। मुगलों के आगे कोई नहीं ठहरा करता था, लेकिन कौन ठहरा था, कौन थे जिन्होंने कंटिन्यूअस स्ट्रगल विद मुगल्स। इनका क्या होता था, कंटिन्यूअस स्ट्रगल किसके साथ में होता था, विद मुगल्स। किसका, गोइल्स का। और इस कंटिन्यूअस स्ट्रगल के कारण इनको हिंदुआ सूरज संज्ञा दी जाती है। हिंदुआ सूरज लिख लो, या सन ऑफ हिंदुज्म ये भी आप कह सकते हो। ऐसा कहा जाता है ये हिंदुत्व का एक सूर्य था जो कभी अस्त नहीं हुआ। ठीक है, तो हिंदुआ सूरज भी लिख सकते हो, और इसको सन ऑफ, सन सूरज वाला, सन ऑफ हिंदुज्म ये भी कहा जाता है कि हिंदुत्व का एक ऐसा सूरज था जो कभी अस्त नहीं हुआ। हिंदुत्व की जो भावना थी, उम्मीद की किरणें थी, वो इस सूरज से लगातार निकलती रही थी। ये कहा जाता है आपको गुहिल डायनेस्टी के बारे में। अब ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज है एक रॉयल सिग्निया। रॉयल सिग्निया जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज भी मेवाड़ का जो रॉयल सिग्निया है वो इन्हीं के नाम पे बना हुआ है। और वो रॉयल सिग्निया है क्या, मेवाड़ का रॉयल सिग्निया क्या है, ध्यान रखें, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये है रॉयल सिग्निया ऑफ मेवाड़ जो गुइल्स से रिलेटेड है। हिंदी में लिखा हो तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है, पर अपने तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अपन पढ़ इंग्लिश में रहे हैं, तो जो इंग्लिश में पढ़ रहा है वो इंग्लिश में लिखेगा। तो जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, कौन से स्टेट का रॉयल सिग्निया रहा ये जो है रॉयल इंसिग्निया ऑफ मेवाड़ या उदयपुर। क्या कहेंगे इसको, रॉयल इंसिग्निया ऑफ मेवाड़, रॉयल इंसिग्निया या रॉयल स्लोगन ऑफ मेवाड़ कह लो। आज भी बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने रिलीजियन पे स्ट्रोंग रहता है, भगवान उसकी हेल्प करता है, भगवान उसकी मदद करता है। ये है आपका एक बेस गुहिल डायनेस्टी का। तो ओरिजिन ऑफ गुहिल डायनेस्टी के बारे में क्या क्या व्यू आते हैं। अबुल फजल सेज डिसेंडेंट्स ऑफ ईरानी एम्परर नौशेरवा। श्यामल दास describes them, they came from Vallabhi. Colonel Todd also support this. Colonel Todd also says they came from Vallabhi. डॉक्टर भंडारकर बोले ना वल्लभी, नो वल्लभी, आनंदपुर। भंडारकर ने कहा जी आनंदपुर से आए थे। एकलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ कमेंडेशन जो है वो कहता है ब्राह्मण डायनेस्टी ऑफ आनंदपुर। उसके बाद में बात करते हैं मुनोत नैणसी और डॉक्टर गोपीनाथ, वो भी आनंदपुर के ब्राह्मण पे सहमत हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो व्यू है वो ब्राह्मण वाले हैं। और रूल जो है बिगिंस फ्रॉम 7th सेंचुरी एंड रिमेन्स टिल इंडिपेंडेंस। ये क्यों बताया, क्योंकि मोर एंशियंट डायनेस्टी देन एनी अदर डायनेस्टी ऑफ वर्ल्ड और ओनली डायनेस्टी इन द वर्ल्ड विच रूल्ड ऑन ए सिंगल स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड। ये क्या है, ये है आपकी गुहिल डायनेस्टी। कौन से वाली, मेवाड़ वाली। नो वन वॉज एबल टू स्टेबल बिफोर मुगल्स। कंटिन्यूअस स्ट्रगल विद मुगल किसने किया, गुइल्स ने। इसलिए आज भी जो मेवाड़ के रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था, सन ऑफ हिंदुज्म और हिंदुआ सूरज, जो भी टर्म आप चाहो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रॉयल इंसिग्निया कह लो या रॉयल स्लोगन कह लो मेवाड़ का। इसीलिए ये जो कंटिन्यूअस जो है मुगलों के खिलाफ जो है स्ट्रगल करते थे, इसीलिए ये जो है मेवाड़ का रॉयल इंसिग्निया बन गया था। क्या बना, रॉयल इंसिग्निया ऑफ मेवाड़, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई, नोट कर लिया तो अच्छी बात है, कोई फोटो फाटो खींचो तो खींच लो। उसके बाद में फिर जो गुइल्स की जो शाखाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, कहाँ से शुरू होती है, कैसे
कौन कौन सी शाखाओं में बंटते हैं, इसका जो बेस बना, कहां से बना, सबसे पहला रूलर कौन आया, उसकी बात अपने करेंगे गुहिल डायनेस्टी के बारे में। ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ गुइल्स। गुइल्स की कौन कौन सी ब्रांचेज रही। तो जब हम ब्रांचेज की बात करते हैं तो इसमें यह है कि गुइल्स वर नॉट लिमिटेड टू राजस्थान। गुइल्स जो है वो राजस्थान तक लिमिटेड नहीं रहे थे, कुछ शासक राजस्थान में थे, कुछ बाहर भी उन्होंने राज किया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है दे वर नॉट लिमिटेड टू राजस्थान। गुइल्स का शासन राजस्थान से बाहर भी रहा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि गुइल्स वर नॉट लिमिटेड टू राजस्थान, दे रूल्ड मेनी रीजन्स, दे रूल्ड मेनी रीजन्स आउटसाइड राजस्थान ऑल्सो। उन्होंने राजस्थान के बाहर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर रूल किया था। और इसके बारे में जो नैणसी है वो अपनी ख्यात के अंदर क्या कहता है, नैणसी इन हिज ख्यात, लिखो नैणसी इन हिज ख्यात डिस्क्राइब्स अबाउट। डिस्क्राइब्स क्यों, कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश जाने वो कोई गलत टेंस है, गलत नहीं है। तो महान आदमियों ने अगर कुछ कहा है, उनके अगर कोई स्टेटमेंट है, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, तो वो हमेशा इसी में डिस्क्राइब्स में ही लिखे जाएंगे। डिस्क्राइब्ड भी लिख दो तो कोई बात को नहीं, हिस्ट्री में कोई देखता नहीं है, पर डिस्क्राइब्स जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो नैणसी है वो अपनी ख्यात में कहता है देयर वर 24 ब्रांचेज ऑफ गुइल्स। नैणसी क्या कहता है, नैणसी कहता है ब्रांचेज कितनी थी, 24। कौन कहता है, नैणसी। नैणसी कितनी ब्रांच बताता है गुइल्स की, 24 ब्रांचेज ऑफ गुइल्स। ठीक है, श्यामल दास, अलग अलग विचार है, नैणसी और टोड का बराबर है, ध्यान रखना। श्यामल दास किस में बताते हैं, आपको पता ही है, अभी बताई थी बुक श्यामल दास की, वीर विनोद। श्यामल दास कहते हैं 36 ब्रांचेज। श्यामल दास गुइल्स के कितने ब्रांच बताते हैं, 36 ब्रांचेज ऑफ गुइल्स। ये नैणसी वाला है ना, ये कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर गुइल्स की ब्रांच 36 पूछी जाती है ना तो श्यामल दास है, और अगर राजपूतों की ब्रांच 36 पूछी जाती है तो ये चंदबरदाई है। ठीक है, राजपूतों की अगर ब्रांच 36 की बात होती है तब चंदबरदाई का नाम आता है, और गुइल्स की 36 ब्रांचेज की बात होती है तो श्यामल दास का नाम आता है। और टोड मान जाता है, टोड कहता है जी नैणसी 700 आदमी है, तो टोड ने भी कितनी बताई, टोड भी कहता है जी 24 ब्रांचेज हैं, इतनी है। तो ब्रांचेज के बारे में क्या पता चलता है, नैणसी कहता है ख्यात में 24 ब्रांचेज, श्यामल दास ने कहा 36, और टोड भी नैणसी से सहमत हो जाता है, तो टोड बराबर नैणसी। ठीक है, 24 ब्रांचेस। अब इसमें जो है सारी नहीं पढ़नी है, डरियो ना कि हाल है 24 है होगी, 24 है होगी, 36 है होगी, तो इस तरह से जोड़ मत लेना कि इतनी कौन पढ़ेगा मरन दे। इसके अंदर जो मेन ब्रांचेज है वो आपको जो है पढ़नी है। तो मेन ब्रांचेज कौन कौन सी है, मेन ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज कौन कौन सी है उनका एक बार आपको जिक्र कर देता हूं, बता देता हूं कौन कौन सी मेन ब्रांचेज हैं। सबसे पहले है मेवाड़, कौन सी, मेवाड़, फिर आएगी वागड़, मेवाड़ के बाद में वागड़, फिर है चाटसू, फिर है काठियावाड़। चाटसू, फिर आ गया काठियावाड़, उसके बाद में धौद, और फिर है कल्याणपुर। मारकर थक गए हो गयो, चकना चूर। ठीक है, और मारवाड़, मारवाड़ करे मारधाड़। तो देखो मेवाड़, वागड़, चाटसू, काठियावाड़, धौद,
कल्याणपुर और मारवाड़, ये जो है ये आपकी मेन ब्रांचेज रहती है। तो ब्रांचेज के बारे में 24, 36, 24 मेवाड़, वागड़, चाटसू, काठियावाड़, धौद, कल्याणपुर और मारवाड़, ये मेन ब्रांचेज रहती है। इतना है आपका ब्रांचेज के बारे में। अब इसके बाद में किस तरह से जो है वो गुइल्स आए, सबसे पहले कहाँ से, कौन आता है, कौन फाउंडर है इसका, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लो। तो अब अपने देखते हैं कि गुइल डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन कहां से पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले जब आप फाउंडेशन की बात करते हैं, गुइल डायनेस्टी की जब फाउंडेशन की बात आती है तो ये फाउंडेशन होती है अराउंड 566 एडी। कब की मानी जाती है? फाउंडेशन मानी जाती है अराउंड 566 एडी। ये कहा जाता है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो अराउंड 566 एडी की है। और ये एडी लगाई किसने थी उस टाइम पे? ये एडी किसने लगाई? ये एडी की जब अपने बात करते हैं तो गुइल का नाम आता है। कौन सा नाम आता है? ये कहा जाता है कि इस दौरान हुई करीगण के गुइल। गुइल कौन हो? देखो गुइल की बात आती है, गुइल के बारे में कल आपको सारा बताया था, गुइल के क्या क्या नाम है, पिछली क्लास देख लेना, उसमें गुइल की पूरी डिटेल दी हुई है। गुइल कहाँ से आता है, क्या करता है, वो सारा का सारा उसके अंदर भी दे रखा है। और अभी फिर बता देता हूँ मैं गुइल क्या था। ठीक है, सबसे पहले जब बात करते हैं गुइल की, तो गुइल के बाद में जो गुइल के डिसेंडेंट्स होते हैं, जो वंशज रहे, वो कौन कौन रहे? डिसेंडेंट्स। और कहाँ कहाँ से गुइल के बारे में पता चलता है? तो जब अपने डिसेंडेंट्स की बात करते हैं तो डिसेंडेंट्स के अंदर कौन कौन रहता है, कौन से डिसेंडेंट का कहाँ से पता चलता है? भाई ये अगर किसी ने लिखा है कि डिसेंडेंट ऑफ गुइल, डिसेंडेंट ऑफ गुइल लिखा है तो इसका मतलब है गुइल तो रहा होगा, तभी तो डिसेंडेंट लिखा है। तो ये गुइल के डिसेंडेंट की बात कौन करता है? ये करता है आहड़ इंस्क्रिप्शन या आठपुर इंस्क्रिप्शन। कौन करता है? आहड़ इंस्क्रिप्शन, इसका दूसरा नाम है आठपुर इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन किसकी बात करता है? ये इंस्क्रिप्शन बात करता है शक्ति कुमार की। किसकी? शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार की बात क्या करता है? ये शक्ति कुमार को डिसेंडेंट बताता है। किसका? गुइल का। तो जब गुइल था तभी तो डिसेंडेंट हुआ ना, बिना बापू बेटो थोड़ी हो सकेगा, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में इसी इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या है? इसी के अंदर ये भी है कि गुइल जो है ये आए कहां से थे। यही आहड़ इंस्क्रिप्शन कहता है अराइवल फ्रॉम आनंदपुर। और आनंदपुर कटे हैं जो राजा हैं अब भी अपने देश में, वो कहां से है? आनंदपुर से। वडनगर गुजरात। सुने डोगे मोदी जी के रहे नहीं सुन रखा होगा। मोदी जी कहते हैं ना वडनगर स्टेशन पर चा बेच, तो वही वडनगर है ये। तो अराइवल फ्रॉम आनंदपुर वडनगर गुजरात। और आए कहाँ यहाँ से? ये वडनगर आनंदपुर से आए कहाँ? आनंदपुर से आए थे चित्तौड़गढ़। ये था इनका अराइवल। और ये अराइवल आपको कहाँ पे मिलता है? इनके अराइवल के बारे में आपको डिटेल कहाँ पर मिलती है? इनके अराइवल के बारे में आपको आहड़ इंस्क्रिप्शन के अंदर शक्ति कुमार का जिक्र है। ये कहा गया है शक्ति कुमार जो है डिसेंडेंट ऑफ गुइल। शक्ति कुमार इज डिस्क्राइब्ड एज डिसेंडेंट ऑफ गुइल एंड इट इज डिस्क्राइब्ड दैट अराइवल ऑफ गुइल वाज फ्रॉम आनंदपुर वडनगर गुजरात टू चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब एक और इंस्क्रिप्शंस, लगभग तो इंस्क्रिप्शन ही हैं जो आपको बताते हैं। अब जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ कमेंडेशन मान लो, इंस्क्रिप्शन मान लो, कुछ भी कह लो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिख सकते हो। एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति कमेंडेशन। और कुंभलगढ़ का जब बात करते हैं तो साथ में एक लिंग महात्म्य की भी बात करेंगे।
क्योंकि ये दोनों है ना, इनमें लगभग एक ही चीज लिखी हुई है, जुड़वा भाई सा है दोनों है, एक लिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो इन दोनों के अंदर क्या लिखा गया है कुंभलगढ़ कमेंडेशन में और एक लिंग महात्म्य के अंदर क्या लिखा गया है, और ये है कब का, ये 1460 का है, ये भी ध्यान रखना। कुंभलगढ़ कमेंडेशन जो है ये 1460 का बताया जाता है। और महात्म्य के अंदर गुइल को क्या कहा गया है, गुइल जो गुइल था, गुइल यही गुइल जिसकी अपने बात कर रहे हैं, गुइल का डिस्क्रिप्शन ये है, ए पर्सन हु गेव हैप्पीनेस टू ब्राह्मण्स ऑफ आनंदपुर। ये उसके अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि एक ऐसा आदमी था जो आनंदपुर के ब्राह्मणों को आनंद दिया था इसने, ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हो, ए पर्सन हु गेव जॉय टू ब्राह्मण्स ऑफ आनंदपुर, या ए पर्सन हु गेव हैप्पीनेस टू ब्राह्मण्स ऑफ आनंदपुर, ठीक है। इसके बाद में 3 इंस्क्रिप्शन और हैं, ये तो अलग है, आहड़ वाला अलग है। ये जो 3 है ना, ये एक ही बात कहते हैं। कितने इंस्क्रिप्शन हैं, 3 इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये 3 इंस्क्रिप्शन कहते क्या है, यही कहते हैं अराइवल फ्रॉम गुजरात टू साउथ वेस्टर्न मेवाड़। ये कहते हैं कि साउथ वेस्टर्न मेवाड़ में आए थे, और कहाँ से आए थे, गुजरात से आए थे। ये 3 इंस्क्रिप्शंस हैं जो ये बात कहते हैं। कौन कौन से 3 इंस्क्रिप्शन है देख लो। पहला इंस्क्रिप्शन है 48th ईयर भावीहिता। लिखोगे क्या, इंस्क्रिप्शन ऑफ 48th ईयर ऑफ भावीहिता। भावीहिता का जो 48वें वर्ष का एक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, वो ये कहता है कि गुइल्स गुजरात से साउथ वेस्टर्न मेवाड़ में आए थे। सारे एक ही बात कहते हैं। नेक्स्ट वाला है 73rd ईयर। किसका 73rd ईयर का है, महाराज भट्टी का एक इंस्क्रिप्शन है, जो महाराज भट्टी का 73rd ईयर का है। वो ये कहता है कि हाँ जी, गुजरात से साउथ वेस्टर्न मेवाड़ आए थे। और अगला है 83rd ईयर, यानी 83rd ईयर इंस्क्रिप्शन जो है वो किसका है, ये है भामट का। किसका, भामट। और ये भामट जो है ये गुइल डायनेस्टी का ही था, और किंग कोई को नहीं हो, भामट गुइल डायनेस्टी। इनको इस तरीके से लिखना किस तरीके से है, देखो लिखना इस तरीके से है। 43 इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स देयर अराइवल फ्रॉम गुजरात टू साउथ वेस्टर्न मेवाड़। नंबर 1 इंस्क्रिप्शन ऑफ 48th ईयर ऑफ भावीहिता, इंस्क्रिप्शन ऑफ 73rd ईयर ऑफ महाराज भट्टी, इंस्क्रिप्शन ऑफ 83rd ईयर ऑफ भामट गुइल डायनेस्टी। ये भामट जो है ये गुइल डायनेस्टी का ही हुआ करता था। और एक इसके बारे में अपने को क्या पता चलता है, इनके कुछ सक्सेसर्स के बारे में पता चलता है, यानी उत्तराधिकारी कौन कौन थे। सक्सेसर्स देखो, गुइल के जब अपने सक्सेसर्स की बात करते हैं तो गुइल के सक्सेसर्स में जो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत मिलता है। तो इसके जो सक्सेसर रहते हैं वो रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः कौन कौन रहते हैं, अपने जो बात करेंगे वो है रेस्पेक्टिवली यानी कालक्रम से करते हैं। कई बार कालक्रम पूछ लिया जाता है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें सिर्फ एक नाग जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये रेस्पेक्टिवली कौन कौन है, एक तो होता है भोज, वन इज महेंद्र, और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वो है नाग। नाग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाग ने नागदा बसाया था। नाग शिफ्टेड हिज कैपिटल एज नागदा, ठीक है। और ख्याताज के अंदर इसको नागादित्य कहा गया है। नागादित्य कहाँ पे कहा गया है, ही इज नोन एज नागादित्य इन ख्यात्स। जो ख्याते हैं उनके अंदर इसको जो नाम दिया गया है वो है नागादित्य।
अब ये तो आपका आ गया गुइल के बारे में कि गुइल के जो सक्सेसर्स थे वहां तक हो गया। गुइल के सक्सेसर कौन थे? भोज था, महेंद्र था, नाग था। नाग कौन सा? नागदा वाला। फिर नागादित्य कहा जाता है इसको, कहां पर? ख्यातों के अंदर। तो ये जो है आपका जो गुइल के बारे में था कि यहां तक गुइल ने ये सारा का सारा काम किया था। तो अभी जो बप्पा रावल से पहले का है ना, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। बप्पा का थोड़ा सा लंबी हिस्ट्री है, तो बप्पा को हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो ये तो हो गया नाग तक का, ठीक है। अब जो नाग से आगे वाला है वो और करवा देता हूँ, इसमें जो नोट करना है वो कर लो। उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द रूलर्स आफ्टर नाग, यानी वी विल टॉक अबाउट सक्सेसर ऑफ नाग। हम ये देखेंगे कि नाग का संपोला कौन था, ठीक है। करिए तब तक। अब नाग से आगे चलते हैं, बॉम्बे से बाहर निकलते हैं। तो जो नाग का सक्सेसर था वो एक अच्छा किंग रहा है, इसलिए उसकी हम बात करते हैं। तो नाग तक हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नाग से आगे। तो सक्सेसर ऑफ नाग, नाग ने नागदा बसाया था और ख्यातों में इसको नागादित्य कहते हैं। ध्यान रखना, नागदा उसकी कैपिटल थी और ख्यात में इसको नागादित्य कहा जाता है। नाग के बारे में इतनी सी बात है। अब सक्सेसर ऑफ नाग कौन था? तो इसका जो सक्सेसर था नाग का, उसका नाम है शिलादित्य। जैसे गुइल का नाम था गुहादित्य, वैसे नाग के बाद में आता है शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। और शिलादित्य की अपने को कहाँ से जानकारी मिलती है? शिलादित्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है सामोली इंस्क्रिप्शन। सामोली इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या है? तो देखिए, सामोली इंस्क्रिप्शन में शिलादित्य इज मेंशन्ड एज एन इफेक्टिव रूलर या पावरफुल रूलर, कुछ भी लिख सकते हो। उसको प्रभावशाली शासक, प्रतापी शासक, ताकतवर शासक बताया गया है। सो इन सामोली इंस्क्रिप्शन शिलादित्य इज मेंशन्ड एज एन इफेक्टिव रूलर। ओके, सो what other informations we get about शिलादित्य? शिलादित्य के बारे में दूसरी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है? शिलादित्य के बारे में यह कहा जाता है ही conquered लैंड फ्रॉम भील्स। ऐसा कहा जाता है कि इसने भीलों से जमीन छीन ली थी। ही कंक्वायर्ड लैंड फ्रॉम भील्स, और ये लैंड कौन सी थी? अराउंड नागदा। नागदा के आसपास की जो जमीन है वो उसने भीलों से कब्जा ली थी, भीलों से छीन ली थी। ही कंक्वायर्ड लैंड फ्रॉम भील्स अराउंड नागदा, ठीक है। और दूसरा क्या आता है इसके बारे में? कॉपर कॉइन्स ऑफ हिज नेम। शिलादित्य की एक और अचीवमेंट ये थी, ही स्टार्टेड कॉपर कॉइन्स ऑफ हिज नेम। शिलादित्य ने अपने नाम वाले तांबे के सिक्के, कॉपर कॉइन्स निकाले थे। ही कंक्वायर्ड लैंड फ्रॉम भील्स अराउंड नागदा, कॉपर कॉइन्स ऑफ हिज नेम। ये इतनी चीजें जो है ये आपको शिलादित्य के बारे में पता चलती है। अब शिलादित्य का सक्सेसर, वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, इनके बारे में अपने को डिटेल थोड़ी थोड़ी मिलती है। ये किसका? ये जो है शिलादित्य का सक्सेसर था। अब ये जैसे नाग के बाद शिलादित्य, फिर शिलादित्य का सक्सेसर आ गया। इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो शिलादित्य का जो वो था अपराजित। इनिशियल हिस्ट्री है ये, थोड़े थोड़े इनके बारे में जानकारी मिलती है। सक्सेसर कौन रहा शिलादित्य का? सक्सेसर ऑफ शिलादित्य वाज अपराजिता। अपराजित था। और कहां से पता चलता है? कुंडेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। कौन सा? कुंडेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन है कहां पे? उदयपुर के पास में है जी। वहीं है सब, मेवाड़ में उदयपुर है, कोई चित्तौड़ वगैरह। तो कुंडेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पर है? वो है आपके उदयपुर में। कब का है? 661। कब का? 661 का माना जाता है कुंडेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन को। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें ये कहा जाता है अपराजित के बारे में कि ही, अपराजित के बारे में ये लिखा गया है
इसलिए कहते हैं अपराजित इंपॉर्टेंट है। ही इंक्रीज्ड मिलिट्री पावर एंड डेस्ट्रॉयड हिज एनिमीज। इसके बारे में बताया जाता है इसने अपनी मिलिट्री पावर को काफ़ी बढ़ाया था और शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया था। और इसके बारे में एक और बात कही जाती है, वो इसी इंस्क्रिप्शन में लिखी है। वो कहते हैं एट हिज टाइम इरिगेशन वाज डन थ्रू चैड्स, कि जो चैड से सिंचाई की पद्धति जो है वो अपराजित के समय थी। ये लिख सकते हो, चाडाज लिख दो चाहे चड्स लिख दो। इसके दो नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलते हैं, पता नहीं सच्ची कौन सा है। किसी में चडाज लिखा हुआ है, किसी में चड्स लिखा हुआ है कि ये इससे सिंचाई उस समय हुआ करती थी। तो सक्सेसर ऑफ नाग कौन हो गया? शिलादित्य। नाग के बारे में क्या पता चलता है? नाग के बारे में दो बातें पता चलती है, एक नागदा पता चलती है, दूसरा नागादित्य पता चलता है। ठीक है, और ये कहाँ से पता चलता है? ख्यात से, ख्यातों से पता चलता है। भोज और महेंद्र इंपॉर्टेंट नहीं थे इससे पहले वाले उत्तराधिकारी। अब शिलादित्य आ जाता है, नाग का सक्सेसर था, नाग का उत्तराधिकारी। तो शिलादित्य के बारे में अपने को बताता है समोली इंस्क्रिप्शन कहता है ही वॉज ए इफेक्टिव रूलर, इतना ही पता है बस। उसके बाद में आता है ही कंक्वायर्ड लैंड फ्रॉम भील्स अराउंड नागदा। इफेक्टिव रूलर था, नागदा से भीलों से जमीन छीनी थी, और कॉपर कॉइन्स ऑफ हिज नेम। अगर ये बात पता चलती है सबसे पहले गुइल के अंदर, गुइल डायनेस्टी में किसने कॉपर कॉइन शुरू किए थे, तो आप इसका जो आंसर है वो शिलादित्य होगा। सक्सेसर हु वाज सक्सेसर ऑफ शिलादित्य? अपराजित। अपराजित का जो अपने को जो नॉलेज मिलती है, अपराजित के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो मिलती है कुंडेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन 661। ही इंक्रीज्ड मिलिट्री पावर एंड डेस्ट्रॉयड हिज एनिमीज, ये लिखा हुआ है कुंडेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन के अंदर। और इसी इंस्क्रिप्शन में एक और बात लिखी गई है, इरिगेशन वाज डन थ्रू चडास। ये जो है ये सारा का सारा अपराजित तक का आपका जो हिस्ट्री है वो क्या है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। जो बेसिक इनिशियल हिस्ट्री है गुइल डायनेस्टी की, सारे आपको मैंने छोटे छोटे जो भी रहे गुइल के बाद में वो बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट रूलर आएगा इसके बाद में, इंपॉर्टेंट रूलर आएगा, और उस इंपॉर्टेंट रूलर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है बप्पा रावल। नेक्स्ट रूलर जो हम पढ़ेंगे वो है बप्पा रावल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बप्पा की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।